A very good morning, students. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the chapter 9 biomolecules. So what we understand about the biomolecules, चलिए without wasting our time हम discuss करते हैं कि biomolecules क्या होते हैं, क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है बेटा, वो है, ये इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि ये एक फाउंडेशन है ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए और उनके प्रोसेस के लिए। ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मींस ये सेल्स के लिए सेल्स बनाएंगी, टिश्यू टिश्यू बनाएगी ऑर्गन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द सेल द चैप्टर। और सेल टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन, और ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करेगा। इनका फंक्शनल रोल क्या होता है कि कैटालाइज कर लेते हैं रिएक्शन को। मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है। और प्रोवाइड क्या करेंगे? इम्यूनिटी। ठीक है। यानी कि बायोकेमिकल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, these are the what are the these are the molecules, these are the biomolecules। ठीक है। ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत से कारण हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व है। ये हमें एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इनके पास स्टोरेज होता है, और ये सेल सिग्नलिंग में क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विदाउट द बायोमोलिक्यूल वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। ठीक है। इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर सेल बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है ऑर्गन के लिए। और ये कैटालाइज रिएक्शन, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, चलिए देखते हैं। हम इसके बारे में केमिकल कंपोजिशन के बारे में लर्न करेंगे कि कैसे लिविंग टिश्यू में बने हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम के बारे में कैटालिस्ट और बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और हम इसे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे इट विल नॉट बी कॉम्प्लेक्स टू यू। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड्स में मैंने लिखा है, तो प्लीज ज्वाइन माय चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? केमिकल कंपोजिशन यानी कि किससे मिलकर बना हुआ होता है वो केमिकल, कौन कौन से केमिकल्स के थ्रू वो बायो मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स में जो प्रोसेस होते हैं, एक होती है होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन मतलब जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहेगा, जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेपरेशन की, फिर हम उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट को बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। फिर हम उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक और कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फिर हम उसको क्वांटिफिकेशन करेंगे, यानी कि द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज किया जाएगा? होमोजेनाइजेशन। ठीक है, होमोजेनाइजेशन यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। क्लियर? सेपरेट करने के बाद में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? एंड देन क्वांटिफिकेशन, वी विल डू क्वांटिफिकेशन। क्लियर है? यानी कि क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इज इसेंशियल, राइट? ठीक है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये किस काम में आते हैं? ये जो
मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए, जीन के एक्सप्रेशन के लिए और सेलुलर सिग्निफिकेशन के लिए, सेलुलर सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आगे। Unveiling the molecular makeup of living tissue. Understanding the cell function, as we have discussed the chapter in cell, what are the role of the cell in our body, in our living organism. Understanding organism growth, ठीक है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में. अंडरस्टैंडिंग द डिजीज डेवलपमेंट, प्रोवाइड इंसाइट इनटू कॉज ऑफ डिजीज. यानी कि जो टिश्यू है उसमें क्या, सॉरी, जो लिविंग टिश्यू है इज लाइक सॉल्विंग ऑफ मॉलिकुलर पजल. ठीक है, इट अलाउज अस टू प्रीसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको क्वांटिफाई करेंगे. मॉलिक्यूल्स को क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों उसको क्वांटिफाई करेंगे, कि ताकि हम उन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जान पाए, उनके कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन के बारे में जान पाए. ठीक है, दीज और इनका जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, वो मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट साइंस में, एटसेट्रा. देयर आर द लॉट ऑफ यूजेस. ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू. सबसे पहले हम टिश्यू का सैंपल लिया, हमने कोई भी पेट्री डिश में हमने टिश्यू का सैंपल लिया, उसको क्या किया, ग्राइंड किया पिस्टल मोटार से. पिस्टल मोटार से जब हम ग्राइंड करेंगे तो वो एक होमोजेनाइज मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. और ये होमोजेनाइज ग्राइंडिंग करने के बाद में जो होमोजेनाइज मिक्सचर होगा वो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म रहेगा. यानी कि होमोजेनाइज का मतलब ही क्या हो गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया. ठीक है, यानी कि द प्रोसेस कॉल्ड होमोजेनाइजेशन इन विच द केमिकल composition is to grind in living tissue into a fine paste or slurry. ठीक है, proper grinding and homogenization are essential to accurate analysis. Incomplete homogenization can lead to inaccurate result. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा मिक्सचर होमोजेनाइज नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं रहेगा, तो हमारे रिजल्ट भी रॉन्ग आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाई वी डू द ग्राइंडिंग एंड होमोजेनाइजेशन. अब बात करते हैं एसिड सोल्यूबल पूल. कैसे सेपरेट किया जाता है एसिड सोल्यूबल पूल के थ्रू. या देखिए, जब हम होमोजेनाइजेशन कर देते हैं सैंपल का, उसके बाद में हम उसको ट्रीट करते हैं विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है. ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है. जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको तो क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, लेकिन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, राइट. हम उनको क्या कर लेंगे, हम उनको जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे, और जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. ठीक है, तो देखिए, यानी कि ये एसिड क्या करता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये क्या होंगे, ये जो सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे. इसीलिए इसको एसिड सॉल्युबल पूल कहा जाता है. क्यों, क्योंकि वो एसिड में क्या हो गए हैं, सॉल्युबल हो गए हैं, लाइक शुगर. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड देन. तो इस तरह से उसका सेपरेशन किया जाता है. सेपरेशन कैसे किया गया, विद द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर है, तो सेपरेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे, और जो प्रेसिपिटेट होंगे हम उनको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे. ठीक है, चलिए एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है, आइसोलेटिंग द मैक्रोमोलिक्यूल्स. चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में. फर्स्ट जो प्रेसिपिटेट हो गए मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्लियर. फिर हम उनको क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स को, और फिर उनकी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में. दिस इज द सिंपल थिंग, राइट. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स सॉल्यूशन में
इनसॉल्युबल रहे हैं। हमने एक सॉल्यूशन लिया, पहले हमने होमोजेनाइज किया सेल को, हमने एक सेल ली, ठीक है, उस सेल को हमने क्या किया, हमने उसको पिस्टन मोटार से क्या किया, ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद में हमने एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने ये किया, उसके बाद में हमने क्या किया, इसका सेपरेशन किया। सेपरेशन करने के लिए हमने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट किया, यानी कि TCA से हमने इसको क्या किया, ट्रीट किया, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से, जिसके अंदर जो सॉल्यूशन में जो मैक्रोमोलेक्यूल्स थे वो प्रेसिपिटेट हो गए, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट हो गए और उनको हमने इजीली आइसोलेट कर लिया, और फिर उनके जो मैक्रोमोलेक्यूल्स थे हमने उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में क्या किया, स्टडी की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्वालिटेटिव यानी कि ये क्या करेगा, जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो वो क्वालिटेटिव बताएगा, क्वांटिटेटिव यानी कि अमाउंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सैंपल। क्वालिटेटिव मतलब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कौन से टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, और क्वांटिटेटिव मतलब उसकी अमाउंट, अमाउंट के बारे में हम पता कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी वो क्या बताएगी, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा कि हाउ मच ऑफ ईच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, एनालाइजिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। एनालाइजिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मतलब ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे, जो कि क्या होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। कुछ टेक्निक होती है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आर यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट कि कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं लिविंग टिश्यू में, उनके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम। These elements are essential for a variety of biological process, जैसे कि एंजाइम एक्टिविटी, बोन फॉर्मेशन एंड नर्व फंक्शन, ठीक है। इन एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए लिविंग टिश्यू में एक क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग होती है टू मेंटेनिंग देयर लाइफ, और वो उसमें टेक्निक यूज की जाती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, inductively coupled plasma mass spectrometry are used to measure the concentration of inorganic elements in tissue. Or these techniques provide the suitable information about the nutritional status of an organism and help the diagnose the certain diseases. These are very important molecules that are crucial to how life function. Clear? अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेटाबॉलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलाइट और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट। प्राइमरी मेटाबॉलाइट जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं हमारे ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, जबकि सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स जो होते हैं वो होते हैं स्पेशलाइज्ड कंपाउंड होते हैं, जिनके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड रोल्स होते हैं। चलिए हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलाइट्स जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनकी जो केमिकल प्रोसेस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस लिए होती है, टू मेंटेन द लाइफ, एंड मेटाबोलाइट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और इनके चलिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स विद डाइवर्स रोल्स इन डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन।
यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिफेंस में, ठीक है, कम्युनिकेशन में, सेल कम्युनिकेशन में, ठीक है, सेल कम्युनिकेशन में एंड रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? These three molecules will help us to understand many process of life. ठीक है, चलिए, here the structure of nitrogenous base, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए एडेनिन, एडेनिन की स्ट्रक्चर में देखिए अमोनिया जो है NH3 यहाँ है, जबकि यूरेसिल में यहाँ है, ठीक है, एडेनोसिन, यूरेसिल और देखिए एडेनिन, हियर द एडेनोसाइन, एडिनलिक एसिड, ये है न्यूक्लियोसाइड्स और ये है न्यूक्लियोटाइड और ये है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, अमाइनो एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसेंशियल क्या फंक्शन क्या होता है इनका? ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। Carbohydrates, lipids, protein and nucleic acids are the primary metabolite which are essential for survival and growth. ठीक है, they are found in all organism, ठीक है, and required in the basic cellular function, ठीक है। These metabolites include the carbohydrate, lipids, protein and nucleic acid. प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? एनर्जी प्रोडक्शन में, सर्वाइवल सपोर्ट एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए और एंजाइम कैटालिसिस की एक्टिविटी के लिए। कुछ एग्जांपल्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एज वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर आल्सो, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है इनकी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? लिपिड्स क्या करती है? स्टोर करती है एनर्जी को। एंड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है कौन? कौन? लिपिड, ठीक है। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन कैटालाइज करते हैं किसको? रिएक्शंस को, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होती है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। अभी तक हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने सेकेंडरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब पढ़ रहे हैं, प्राइमरी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में कौन कौन से थे? लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लाइट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? ये भी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेंस का काम करते हैं ये, कि क्या करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? प्रीडेटर और पैथोजन से। कम्युनिकेशन यानी कि सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स contribute to diversity and complexity of life. They allow organisms to interact with their environment to unique ways, providing protection from predators, affecting pollination, and competing with other organisms. Their specialized function makes secondary metabolites essential for the survival of many species. अब हम बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पिगमेंट्स,
जो कि कलर एंड यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एल्केलॉइड्स जो कि मेडिसिनल और टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती है। टर्पेनोइड्स जो कि फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और डिफेंस का काम करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं हम। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हो गए? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे क्या है? ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। चलिए, पिगमेंट्स प्रोवाइड कलर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेडिएशन। एल्कलॉइड्स हैव मेडिसिनल एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टीज एंड टर्पेनोइड्स कंट्रीब्यूट टू फ्लेवर, फ्रेग्रेंस एंड डिफेंस. They are just an example of diverse roles that secondary metabolites play in natural world. ठीक है? Understanding the chemical structure and biological activities of secondary metabolite is essential to developing new drugs, pesticides and other useful products. और ये compounds क्या करते हैं? ये compounds, these are the resource of potential innovations. These roles in the biological system can be very complex. Here you can see the secondary metabolites जैसे पिगमेंट्स कौन कौन एग्जाम्पल्स हैं इनके बारे में? कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन एटसेट्रा। एल्कोलॉइड्स जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन एटसेट्रा। टर्पेनॉइड्स जैसे कि मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल जैसे लेमन, ग्रास ऑयल एटसेट्रा। टॉक्सिन्स कौन से होते हैं? एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन्स, ये क्या है? कॉनकेवलिन ए। एंड ड्रग्स कौन सी है? विनब्लास्टिन। एंड ये हमारे ड्रग्स, जब हम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ते हैं उसके बारे में, जब हम किसी जब अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है उसके बाद में हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। जैसे उसकी वजह से क्या होता है, कुछ डिजीजेज हो जाती हैं और हम उन डिजीजेज को क्योर करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती है, जैसे कि विनब्लास्टिन एंड करक्यूनिन एटसेट्रा। Polymeric substances जैसे कि rubber, gums and cellulose. These are the secondary metabolites. अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ठीक है। प्लांट हर्बीवोर यानी कि डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। प्लांट पैथोजन यानी कि रेजिस्टेंस टू पैथोजन। प्लांट पॉलिनेटर यानी कि अट्रैक्शन टू पॉलिनेटर्स। यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो क्या करते हैं? वो मीडिएट करते हैं दे मीडिएट प्लांट हर्बीवोर इंटरेक्शन, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन, ठीक है। To study the ecological roles of secondary metabolites, we can gain insights into the complex web of life and develop strategies for sustainable resource management. These molecules are essential to understanding and maintaining ecosystem. Here you can see the biomacromolecules, ठीक है। चलिए बात करते हैं बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स जो होते हैं लार्ज पॉलीमर। ये क्या होते हैं? ये होती है रिपीटिंग ऑफ द मोनोमर यूनिट्स, यानी कि चैन की फॉर्म में बहुत सारे, देखिए एक चैन की फॉर्म में ये मोनोमर यूनिट है और ये सारी मोनोमर यूनिट मिलके क्या बनाती है? पॉलीमर। ये सब मिलकर क्या बनाती है? पॉलीमर। इसेंशियल होते हैं फॉर लाइफ के लिए, परफॉर्म अ वेराइटी फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स, एज वी हैव डिस्कस्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। चलिए, तो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं पॉलीमर मेड अप ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। These giant molecules are essential for life and include protein, nucleic acid, polysaccharide and lipids. ठीक है। Biomicromolecules perform a wide variety of function in living organism, including structural support, energy storage, ठीक है, genetic information storage, enzyme catalysis, and their large size complex structure allow them to carry out these functions with great efficiency and precision. देखिए, हमने बात करी प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड की, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स। हमने बात की लिपिड्स वगैरह, ये क्या करता है? लिपिड्स क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है और क्या करता है?
क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है, क्योंकि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के पास हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, तो दीज ऑल आर द बेसिकली functions of the living organism of biomacromolecule. What defined a biomacromolecule? ठीक है, पहले बात तो बायो मैक्रो से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, लार्ज साइज होंगे, इनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी और ये स्पेसिफिक इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, लार्ज साइज होंगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी और स्पेसिफिक इंटरेक्शन करेंगे, सेल कम्युनिकेशन। क्लियर है? Here you can see the components and percentage of the total cellular mass. वाटर कितना होता है 70 to 90%, प्रोटीन कितना होता है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं 3%, लिपिड्स कितने होते हैं 2%, न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5 to 7%, आयंस 1। पॉलीमर्स और मोनोमर्स की बात करें तो मोनोमर्स क्या होते हैं, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, पॉलीमर क्या होते हैं, लार्ज चेन ऑफ मोनोमर्स, और बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर विद स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स वो पॉलीमर है जो कि क्या करते हैं, देखिए रुकिए एक मिनट, Biomacromolecules are polymers which are long chain of repeating monomer units. Proteins are polymer of amino acids and nucleic acid, component of nucleotide, polysaccharide, and polymers of sugars and lipids are polymers of fatty acid. ठीक है, इन्हीं को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके बीच में रिलेशनशिप होता है पॉलीमर और मोनोमर। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ये क्या बना लेंगे, एक चेन बना लेते हैं, वो क्या होती है पॉलीमर। क्लियर? तो क्या हो गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर एंड डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मोनोमर एंड द वे इन विच दे आर फेस्ड टुगेदर। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस और हाइड्रोलाइसिस। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जो पॉलीमर हमने बनाया है, ये हम पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से हम वाटर को रिलीज कर रहे हैं, H2O रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डिहाइड्रेशन। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस में क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस में ये जो पॉलीमर है ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, एडिंग वाटर, दिस इज द हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? दिस इज द थिंग। डिहाइड्रेशन मतलब हम वाटर को क्या कर रहे हैं, ऐड सॉरी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन हम पॉलीमर को बिल्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हम पॉलीमर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वाटर को ऐड कर रहे हैं। बस सिंपल सी चीज ये है, यही लर्न करना है, बहुत ही इजी है। यानी कि पॉलीमर क्या होते हैं, a process called dehydration synthesis in which water molecule is removed। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड टू बिल्डिंग सॉरी ब्रेक डाउन द पॉलीमर। ठीक है, चलिए यही था। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड यू आर एंजॉइंग दिस क्लास, सो वी विल कंप्लीट दिस whole chapter today in this one video. Okay, proteins, the workhouse of the cell। प्रोटीन्स क्या होते हैं, abundant होते हैं किसमें, प्रोटीन्स आर abundant, देखिए रुकिए एक मिनट, या मोस्ट डाइवर्स बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। ठीक है, एंजाइम स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस में इसका फंक्शन है, अमाइनो एसिड बिल्डिंग को लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन्स क्या है, versatile है, बायोमैक्रोमोलेक्यूल in living organism, they perform a wide variety of function including enzyme catalysis, structural support, transport and defense। ठीक है, proteins are made up of amino acid which link together by peptide bond। इट इज इंपॉर्टेंट, किससे मिलकर बने होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है हर एक अमाइनो एसिड की कि वो प्रोटीन को डिटरमाइन कर ले और 3D स्ट्रक्चर में
क्या होते हैं 3D स्ट्रक्चर में डायमेंशनल होते हैं, 3D डायमेंशनल में होते हैं। और प्रोटीन्स क्या करते हैं, वर्क विद इन द सेल टू कैरी आउट डाइवर्स फंक्शन। Here you uh, can see the functions of protein, जैसे कि कोलेजन। कोलेजन क्या कर रहा है, इंटरसेलुलर ग्राउंड स्पेस में फंक्शन करता है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन। हार्मोन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइट इन्फेक्शन एजेंट्स। एंटीबॉडी रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्शन होते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा। ग्लूट4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूट4 ये आता है एग्जाम में। ग्लूट4 ये क्या करता है, एनेबल करता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में। सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ग्लूट4 के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। हमने अभी प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू लिया है कि प्रोटीन आखिर होते क्या है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अमाइनो एसिड्स की। तो मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। बहुत 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और ईच प्रोटीन हैव इट्स यूनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिल आर ग्रुप के साथ, यानी कि ईच अमाइनो एसिड हैज एन अमाइनो ग्रुप इन कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ साइड चेन, ताकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, लिंक अप होते हैं विद द किसके थ्रू, पेप्टाइडल पेप्टाइड बॉन्ड से। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। Amino acids are monomer that made up of protein. There are 20 different amino acids, each with a unique chemical structure and properties. ठीक है, the specific sequence of amino acid in a protein determines its 3D structure and function. These monomers are the building blocks of proteins and each contributing to its own unique feature in the protein's final form. Amino acid has an amino group, carboxyl group or side chain. ठीक है, side chain is what distinguish that each amino acid and give it unique properties. The amino acid join together to form proteins and that carry out different functions. Peptide bonds, as we have डिस्कस दैट पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ऑब्वियसली जैसे हमने बात की, डिहाइड्रेशन वाटर का रिलीज होना, कोवलेंट बॉन्ड यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर यानी कि मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड। just a minute. Amino acid peptide bond which are formed through dehydration synthesis. The peptide bond join the carboxyl group. जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कार्बोक्सिल ग्रुप को ज्वाइन करेगा ऑफ वन अमीनो एसिड, ठीक है, in the amino group of another amino acid. The peptide bond is a strong covalent bond that is essential for maintaining the structure of protein. The sequence of amino acid in a protein is determined by the genetic code which is transcribed by DNA and translated into protein by ribosome. ठीक है, ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड प्रोटीन में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक कोड को। ठीक है, और ये जेनेटिक कोड किस में सिंथेसाइज, ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा डीएनए में और ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, द प्रीसाइज सीक्वेंस डिक्टेट्स द प्रोटीन्स यूनिक 3D structure and function. Primary structure of proteins. It is the basic uh, structure of protein. These are the name of the protein which you will learn in the next classes. ठीक है, in detail. तो चलिए बात करते हैं क्या, हाँ, अभी हमने बात करी थी प्रोटीन में, है ना, क्या बात की हमने कि प्रोटीन क्या करते हैं,
अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, जेनेटिक कोड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फाउंडेशन क्या है, हायर लेवल स्ट्रक्चर होती है, लीनियर सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। यानी कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और ये क्या करता है, जेनेटिक कोड को क्या करता है, डिटरमाइन करता है टू ईच प्रोटीन। Primary structure is the foundation upon which the higher levels of protein structure are built. The primary structure of a protein determines the 3D shape and function. Even a single amino acid change can have a significant impact on the protein's properties and activity. The pathway structure is the defining attribute of each protein. Secondary structure of protein, alpha helices and beta pleated sheets. ठीक है, the secondary structure of protein refers to the local folding proteins that arise within the polypeptide chain. Local folding होगी यानी कि folding pattern with polypeptide chain ऐसे, ठीक है। alpha helices, beta sheets, ठीक है। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये क्या है, कॉल्ड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिसेस, ठीक है। तो टू मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। ये आप आगे अपनी सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे इन फर्दर हायर क्लासेस, ठीक है। अल्फा हेलिसेस जो होती हैं वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जबकि बीटा शीट्स जो होती हैं वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। These secondary structure contribute to overall shape stability of the protein. ये क्या करती हैं, पहले तो फोल्डिंग रहेगी ऐसे, ठीक है, फिर ये क्या होगी, इसको डिस्टेबलेट करना है, मतलब उसको प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ फॉर द मॉलिक्यूल। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 3D शेप होती है, 3D शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड विद साइड चेन स्टेबलाइज्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। यानी कि टर्सरी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्टेबलाइज करती है, एज आई टोल्ड यू, स्टेबलाइज बाय वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। ये क्या करता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये एनहेंस करता है स्टेबिलिटी को, फंक्शनैलिटी को, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मल्टी पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सारे प्रोटीन, नॉट ऑल प्रोटीन्स हैव क्वाटरनरी structure, but those that do often exhibit enhanced stability and functionality, ठीक है। The subunit held together by the same types of interaction is a stabilized tertiary structure. Here you can see the diagram, that is the primary structure, that is the primary structure, that is the secondary structure of the protein, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू मिलकर बने होते हैं, ये बॉन्ड है, हीम प्रोटीन है ये, ठीक है ना। ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोटीन फंक्शंस, एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या है ये। एंजाइम जो कि कैटालाइज और बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, एंटीबॉडीज जो कि डिफाइन करता है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, किसमें, सेल के बीच में, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और शेप को, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पॉलीसेकेराइड्स, लॉन्ग चेन होते हैं किसके, मोनोमर्स के, ठीक है।
लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। एनर्जी स्टोरेज होता है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज। ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से, लिंक्ड विद ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। इनमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। जबकि प्रोटीन किससे बने होते हैं? चलिए, दे सर्व टू प्राइमरी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी स्टोरेज एंड, सॉरी मैं बोलना भूल गई, प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए, even storage and structural support, understanding the structure and function of polysaccharide is crucial for understanding the important role of carbohydrates in life. Starch and glycogen are the example of polysaccharides used for energy storage, and with cellulose and chitin are example of polypeptide used for structural support. Cellulose जो प्लांट में होता है, cellulose और chitin, है ना, these are the polysaccharides. क्लियर है? मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर होती हैं, ग्लूकोज होता है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ सेल होता है ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दीज आर द मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर द simple sugar that serve a building block of polysaccharides. Glucose, fructose and galactose are the three common मोनोसेकेराइड्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल क्या होता है? डिफरेंट होता है। ग्लूकोज इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ सेल्स, फ्रक्टोज इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी, गैलेक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ लैक्टोज जिसे मिल्क शुगर भी बोला जाता है। मोनोसेकेराइड्स आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड बिल्डिंग अदर बायोमोलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। Here you can see the diagram, sucrose, glucose, maltose. सुक्रोज जो होता है वो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनती है। लैक्टोज जो है वो बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है, और माल्टोज जो होता है 2 molecules ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्लियर है? बस यही है। पॉलीसेकेराइड्स लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। एनर्जी स्टोरेज होती है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन जो काम स्टार्च करता है प्लांट्स में वो काम ग्लाइकोजन करता है एनिमल्स में, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज का काम कौन करता है? ग्लाइकोजन। सेलुलोज क्या करेगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसमें? प्लांट सेल वॉल में, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। एनर्जी स्टोरेज का काम करता है ये, एज आई टोल्ड यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कैसे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। मोनोमर मिलकर क्या, मोनोसेकेराइड्स मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बना लेते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, एज वी हैव डिस्कस्ड, प्लांट सेल में क्या होता है? स्टार्च होता है, और ग्लाइकोजन किस में होता है? एनिमल्स में होता है। जो काम एनर्जी क्या करता है? एनर्जी स्टोरेज का काम प्लांट करता है, वो एनिमल्स में ग्लाइकोजन करता है, ठीक है। और स्टार्च क्या होता है? एमाइलोज, एमाइलोज से बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से, जो कि एमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। बस यही एक डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं हम। If you have any query, then please write in the comment box. I will assure you that I will give you your answer. And if you want the PDF of the notes, then I will obviously I will give it to you. So subscribe my channel and please learn. I hope it is easy to understand you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। This is the whole
एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो कहीं से भी कुछ भी आ जाए, यू विल गिव द आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है मैंने कि क्या क्या, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलाया है, ठीक है। तो आई होप इट विल नॉट बी हैव एनी डाउट। चलिए देखते हैं। सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। सेल्यूलोज क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट सेल वाल का, डाइटरी फाइबर है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। क्यों क्यों बोला गया है? क्योंकि कुछ हर्बीवोर होते हैं जैसे कि काऊ, है ना, काऊ हो गया और कुछ टर्माइट्स हो गए, वो प्लांट्स को खाएंगे, तो प्लांट उनमें उनके भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ऐसा केमिकल होता है जो सेल्यूलोज को पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। symbiotic microorganism, herbivore has symbiotic microorganism that can break down cellulose, otherwise humans can't digest cellulose, you know। चलिए, it is an important source of dietary fiber. Herbivores such as a cow and termites have symbiotic microorganism in their digestive tract and can break down cellulose. Because of this, it is the most abundant organic compound on earth, ठीक है। और ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि ये किससे किससे ग्लूकोज लिंक टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। Cellulose is a linear polymer of glucose linked together by 1,4 glycosidic bond. This is the important thing. न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जबकि आरएनए जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो गई? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, जबकि आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि डीऑक्सी यानी कि दो शुगर से मिलकर बना होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डीएनए एंड आरएनए की। हम क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, उसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड सॉरी, ठीक है। These are DNA is a double-stranded helix that stores the genetic information of building, maintaining an organism. RNA is a single-stranded molecule which plays a genetic expression, including transcription, translation, and regulation. You will study these three of them, कैसे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए सभी यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, सभी यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि आरएनए क्या होता है? बोथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। These two types of nucleic acid work together to ensure accurate transmission and expression of genetic information. Nucleotides की बात करें, here is the structure of nucleotides. हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, स्टार्टिंग में हमने न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। तो शुगर, deoxyribose in DNA and ribose in RNA, phosphate group component of nucleotide है, नाइट्रोजनस बेस जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजन बेस ये हमने कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए क्या होती है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, सबने हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है डीएनए का, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पॉलीपेप देखिए, टू स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड अमाउंट ऑफ wound around each other, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, held together by हाइड्रोजन बॉन्ड। कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड गुआनिन विद साइटोसिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए, कंटेन्स deoxyribose contains ribose sugar instead of deoxyribose, यूरेसिल बेस होता है इसका,
ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आरएनए इंक्लूडिंग मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, with a specific function in protein synthesis. Individual protein properties allows to these molecules to perform their function. डीएनए का रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होती है? देखिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट होता है तो अपनी जैसी एक कॉपी बना लेता है। पहले वो सिंगल स्टैंडर्ड में होगा, फिर वो डबल हेलिक्स में ऐसे अपना रेप्लिकेट हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। यही डीएनए का जब टेम्पलेट ये डीएनए का टेम्पलेट लेते हैं तो ये सिंथेसाइज होता है आरएनए में। ठीक है, ये होता है आरएनए में, और यही आरएनए का टेम्पलेट ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आगे समझ में? यानी कि देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस हुआ, देखो ट्रांसक्रिप्शन में हमने जब पहले बनाया रेप्लिकेशन, पहले कौन सी प्रोसेस हुई, पहले हुआ रेप्लिकेशन, पहले हुआ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद में जब डीएनए बना तो इसी डीएनए का टेम्पलेट, इसी डीएनए का टेम्पलेट जो है वो बनाता है आरएनए। और यही आरएनए आगे इसी आरएनए का टेम्पलेट यूज करके ट्रांसलेशन बनता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आई होप इट्स क्लियर और इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वे में बताया मैंने। आगे जब हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेल बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए बात करते हैं द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको सेंट्रल डोगमा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनाती है, प्रोटीन। यानी कि सेंट्रल डोगमा किसको बोला गया है, सेंट्रल डोगमा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्या बना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से डीएनए, डीएनए से क्या बना, डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन। DNA replication is the process in which DNA copies itself. ठीक है, to ensuring accurate transmission of genetic information from one generation to the next. Transcription is the process by which DNA is used to template to synthesize RNA, and translation is the process by which RNA is used as a template to synthesize protein. These three processes are essential for life. DNA replication assures the stability of genome. Transcription allows to selective expression of gene. Selective expression of gene. Selective expression of gene. ठीक है? And translation is the synthesis of protein. Structure of protein, as we have discussed, primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary structure. ठीक है, हमने इनके तीनों के बारे में हमने कर लिया। प्राइमरी लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो लोकल फोल्डिंग पैटर्न्स होते हैं जिसके अंदर, और क्वाटरनरी हीमोग्लोबिन यानी कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्लियर? चलिए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें हम तो देखिए, प्राइमरी sources of amino acids, secondary local folding patterns, tertiary 3D shape and quaternary arrangement of subunits. Here you can see the diagram as we have discussed earlier. अब फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोटीन के स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ, ये जो फैक्टर्स हैं ये कैसे प्रोटीन को इफेक्ट करता है। देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो प्रोटीन क्या होगा, ये प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। पीएच का लेवल भी अगर हम हाई कर देंगे ना तो भी ये डीनेचर हो जाएगा। और आयनिक स्ट्रेंथ ये भी क्या करेगा, ये हाई आयनिक स्ट्रेंथ कैन इंटरफेयर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, यानी कि ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। डीनेचर कर देखो
टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल हो गया, पीएच के भी प्रोपोर्शनल हो गया। जितना इंक्रीज करोगे ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है बस इसकी, और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डीनेचुरेशन, डिसरप्शन प्रोटीन स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन लॉसेस इट्स 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर लॉस ऑफ फंक्शन, प्रोटीन कैन नो लॉन्गर, ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोटीन डीनेचर हो गया, डिसरप्ट हो गया, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीनेचुरेशन कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये प्रोटीन डीनेचर हो गया, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग, ये वापस से क्या हो सकता है, फोल्ड हो सकता है। ये है कहानी, ये इंपॉर्टेंट थिंग है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। ठीक है, denaturation can be reversible or irreversible depending upon the severity of the condition. In some cases denaturation can refold into its native structure what the condition are return in normal. ठीक है, चलिए एंजाइम्स की बात करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होता है बेटा, एंजाइम्स जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, एक्सेलरेटर प्रोवाइड कर देता है, एक तरह से मोटर का काम करता है। जैसे हम पानी चलाते हैं मोटर से, हमको छत पे पानी भरना है तो मोटर चलाई, तो मोटर ने क्या किया, उसको जब पावर आ गई तो वो क्या कर गया, एनर्जी क्या हुई, वो ऊपर तक पहुंचा दी गई है। यानी कि बायोलॉजिकल कैटालिसिस, स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, हाई स्पेसिफिसिटी यानी कि स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, यानी कि ये उन्हीं के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ेगा। ऐसे नहीं है कि किसी के साथ भी जाके चला गया, नहीं, एंजाइम के अपने एक स्पेसिफिक जगह है, वो उसी के साथ जुड़ेगा, उसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा। इसेंशियल होता है बायो फॉर लाइफ, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एंजाइम्स यानी कि enzymes are protein that can act as a biological catalyst, speeding up the biochemical reaction to living organism. ये highly specific होते हैं for substrate के लिए, और क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में important role play करते हैं। They are the workhorse of the cell, carrying out a vast array of chemical reactions that are necessary to life. ठीक है, what are enzymes and how do they work? एंजाइम क्या होती है, लोअर एक्टिवेशन, यानी कि उसको स्पीड अप कर देता है ये। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, भाई फास्टर करने के लिए उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको पावर दे दी जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन साइट बाइंड टू सबस्ट्रेट टू द एक्टिवेशन साइट, नो कंज्यूम, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, the active site provides a microenvironment that is conducive a reaction, bringing the substrate together to the correct orientation and stabilize the translation. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। Here you can see the diagram of activation energy. Initial state पे reactant हुआ, activation energy दी, तो ये क्या हो गया, increase हो गया, और फिर final state में डाउन आ गया। क्यों, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप किसी को एनर्जी दे सकते हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्टिवेशन, ये एक तरह से थ्रेशोल्ड लेवल है इसका, ये जो है ये थ्रेशोल्ड लेवल है, किसके बाद तो इसको चाहे आप कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी एनर्जी दे दो, ये कुछ नहीं करेगा, ये नीचे ही जाएगा। फिर थ्रेशोल्ड लेवल, हर चीज का एक पीक आता है, उसके बाद में वो डाउन ही जाता है। ठीक है ना, चलिए एंजाइम स्पेसिफिसिटी, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल बताया था। लॉक एंड की थ्योरी में क्या बताया था कि जैसे कि एक लॉक है और एक की है, जैसे ये एक लॉक है और इसी की स्पेसिफिक की होगी, तो वो इसी में जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये लॉक एंड की थ्योरी है। सबस्ट्रेट के साथ, हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ता है। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या बताता है कि एंजाइम जो होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं विद अपॉन द बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है,
फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एंजाइम को? टेम्परेचर, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन प्रोटीन, टेम्परेचर से भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हैव एन ऑप्टिमल पीएच, एंजाइम हैव एन ऑप्टिमल पीएच। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट, इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम की एक्टिविटी एक लेवल पे बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि enzyme activity is affected by the variety of factor including temperature, pH, substrate. Enzyme have an optimal temperature and pH at which they function most efficiently. High temperature and extreme pH values can cause enzyme to denature and lose their activity. Obviously बात है, proportional है, अगर increase कर दोगे तो वो अपनी activity खो देगा, अपना जो इसका basic nature है वही चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, typically increase enzyme activity up to point where the enzyme concentration की बात कर रहे हैं, अगर concentration बढ़ाई तो एक लेवल पे तो वो सैचुरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, as I told you earlier in the diagram. Here you can see the diagram, pH, temperature and concentration. ये देखो important है, देखो concentration एक लेवल तक तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, फिर चाहे आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हियर यू कैन सी द एंजाइम्स, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करता है। ट्रांसफेरेज ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा। हाइड्रोलाइसिस, क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस, एज आई टोल्ड यू, ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर। लाइसिस क्या करता है, नॉन हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। आइसोमरेज क्या करता है, आइसोमराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। लाइगेज क्या करता है, जॉइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग न्यू कोवलेंट बॉन्ड। लाइगेज बना रहा है जबकि लाइसिस तोड़ रहा है, ठीक है। चलिए, हियर द सेम विद द एग्जांपल, ठीक है। ये जुड़ा AH प्लस बी, ए बना प्लस बी के साथ H जुड़ गया, ठीक है, ऑक्सीडो रिलेटेड। यहाँ पे A प्लस O और AO ये बन गया ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस्ड हुआ है और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ट्रांसफरेज, जब ये दोनों अलग हुए और ये B के C के साथ चला गया। हाइड्रोलिसिस, ये क्या बना, ये क्या करा, OH ग्रुप इसके साथ A के साथ जुड़ गया और B H के साथ जुड़ गया, ठीक है। लाइसिस, लाइसिस भी क्या हुआ, नॉन हाइड्रोलाइटिक एडिशन हो गया इसमें। आइसोमरेज, ये ए बी ये दोनों मिलकर उल्टा हो गया, बस बी ए, पहले पहले ए भी बोल रहा था कि मैं आ गया हूँ, तो बी बोला कि नहीं भी मैं आ गया था। लाइगेज, ठीक है, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये एक्स वाई आके जुड़ गया और एडीपी प्लस फॉस्फेट सिंथेसिस हो गया। एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं। एंजाइम इनहिबिशन क्या मतलब होता है, एंजाइम इनहिबिशन का यानी कि वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इनहिबिटर्स, ठीक है। कुछ इनहिबिटेड बाय एंजाइम एक्टिविटी, कुछ इनहिबिटेड हो जाती है। ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन क्या होती है, शुड बी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग। Non-competitive क्या करता है, different site of the enzyme causing a change in the enzyme shape that it reduces the activity. देखिए competitive क्या कर रहा है, inhibitor bind to the active site, non-inhibitor क्या कर रहा है, inhibitor bind to different site of the enzyme। और regulation mechanism क्या करता है, important mechanism for regulating enzyme activity। conclusion की बात करें हम, अब conclusion की बात करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन एटसेट्रा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। I will assure you that I will give you the answer, and just give me your feedback. How was the session? Thank you so much. Till then, bye bye. Take care.